हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। आज मैं आपको हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य के अशोक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सम्राट अशोक, अशोक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, जो आपके एग्जाम पूछे गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन को समझ में आ जाए और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अपने अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ईवीएस, बाल विकास, करंट अफेयर, जिस चीज़ को चाहिए वहाँ पे आपके सारे वीडियो अवेलेबल हैं। तो ये आपका अपना चैनल। ठीक है, शुरू करते हैं। सम्राट अशोक। एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, सारे जो एग्जाम पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हैं और उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। वन लाइनर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अशोक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को हम बात करेंगे। चलिए देखिए, अशोक स्टार्ट कहाँ से हुआ था उसकी बात हम करते हैं एक एक पॉइंट पे। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ। कौन हुआ? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 269 ईसा पूर्व पर मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये पॉइंट आपको पहला क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं पॉइंट पे। देखिए, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का था? अवंती का राज्यपाल था। फिर समझ लीजिए, राजगद्दी पर बैठने से पहले अशोक अवंती का राज्यपाल था। आपको सारे क्वेश्चन पॉइंट वाइज हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला देखिए, मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। कहाँ मिलता है? मास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अगला देखिए, पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम बनते हैं उन्हीं क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे आज हम। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोशली पर अधिकार कर लिया। किस पे अधिकार किया? कलिंग की राजधानी तोशली पर उसने अधिकार कब किया? अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडोफिया टॉलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियास्नियस नाम का एक राजदूत भेजा था। पूछा जाता है कि अशोक के समय में कौन राजदूत भारत आया था? तो कौन आया था? डियानिसियस, ठीक है, नाम का एक राजदूत भारत आया था। अगला देखिए पॉइंट, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा दी। किसको दी? अशोक ने। अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने धर्म की दीक्षा दी थी। तो ये पॉइंट भी आपको आई थिंक पूरा सही से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। क्या नाम था? कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। फिर से मिल लीजिए, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अब नोट देख लीजिए, नोट क्या कहता है इसमें। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। कौन सी गुफा प्रदान की थी? पूछा जाता है, दशरथ अशोक के पौत्र ने आजीविकों को कौन सी गुफा प्रदान की थी? तो कौन सी गुफा थी वो? नागार्जुन गुफा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सभी को फॉरवर्ड करिए, जिससे कि ये न्यूज़ सभी तक पहुंच सके। अगला पॉइंट देखिए, अशोक की माता का नाम सुभ्रदांगी था। क्या नाम था? अशोक की माता का नाम सुभ्रदांगी था। ठीक है, अगला पॉइंट, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र, पुत्री
संघमित्रा को श्रीलंका भेजा? कहाँ भेजा? पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। क्यों भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट देखिए, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। किसने किया? अशोक ने। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने प्रारंभ किया था। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया? ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, पूछा जाता है किस भाषाओं में लिखे हुए हैं। अगला देखिए, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का प्रयोग लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अब समझ में आ गया होगा ये अभिलेख कहाँ से हैं। फिर समझ लीजिए, ग्रीक व अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष अभिलेख भारत की में ब्राह्मी लिपि से लिखे मिले हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा सकता है। ठीक है, पहला कौन सा है? शिलालेख। दूसरा कौन सा है? स्तंभलेख। और चौथा तीसरा कौन सा है? गुहालेख। ठीक है, पहला आपका शिलालेख है, दूसरा आपका स्तंभलेख है, तीसरा आपका क्या है? गुहालेख। स्तंभलेख ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पादरटी पैंथलर ने की थी। किसने की थी? पादरटी पैंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। कितनी संख्या है? इनकी संख्या 14 है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखते हैं अगला पॉइंट। अशोक के अभिलेख में पढ़ने सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई। किसको हुई? अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। कितनी है फ्रेंड्स? अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। किसमें लिखी हुई है? ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। या 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर समझ लीजिए, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं या अलग अलग 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। पहला प्राप्त हुआ है प्रयागराज स्तंभ लेख, या पहले कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ स्थित था? पहले या कौशाम्बी में स्थित था, जो प्रयागराज के पहले पास है, या पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। कहाँ कराया? इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। समझ लीजिए क्वेश्चन को। प्रयागराज स्तंभ लेख कहाँ था? पहले था एक कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दिल्ली टोपरा। दूसरा कौन सा? दिल्ली टोपरा। यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक द्वारा टोपरा में दिल्ली में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? दिल्ली से, टोपरा से दिल्ली लाया गया। कौन, कहाँ, किसने लाया? कौन लाया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो 2 लोग अभिलेख आप क्लियर हो गए। तीसरा देखिए, दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। कहाँ था? पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। तो तीसरा भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं चौथे अभिलेख के बारे में। रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। रामपुरवा। यह स्तंभ लेख चंपारण में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। किसने की थी? कार्लायल ने इसकी की थी। 1872 में इसकी खोज की थी। अगला देखिए, पांचवा देखिए, लौरिया अरेराज। ठीक है, चंपारण बिहार में। कहाँ पे है? चंपारण बिहार में। ठीक है, लौरिया अरेराज। अगला देखिए, छठा देखिए, लौरिया नंदनगढ़। चंपारण में इस स्तंभ को मोर का चित्र बना है। चंपारण में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना हुआ है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा।
अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। फिर सुन लीजिए, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, जिसको इलाहाबाद में स्थापित किया गया। ठीक है, बाद में इलाहाबाद में स्थापित किया गया। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेह रुमेनदेई है। क्या है? अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेह रुमेनदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। कब की गई है? इस लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। ठीक है, इस बात की भी बात कर दी गई है। अगला देखिए पॉइंट, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। क्या है? प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। इस बात को भी क्लियर किया गया है। अगला पॉइंट देखिए, अशोक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आते हैं एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चंस पे आपको पॉइंट वाइज यहाँ पे बताया जा रहा है। अशोक का शारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेनिक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। कौन सा? अशोक का शारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कोई पॉइंट मिस नहीं होगा, आप पूरा देखिए स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो। अगला देखिए, साम्राज्य में मुख्यमंत्री और एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपछा परीक्षण कहा जाता था। ठीक है, अशोक साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपछा परीक्षण कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। कितनी? 12, 16 या 20 हुआ करती थी। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अगला पॉइंट, अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूसों को कहा गया है। अर्थशास्त्र में 4 जासूसों को कहा गया है। 4 किसको कहा गया है? जासूसों को। ठीक है, अगला देखिए, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। पॉइंट समझ में आ गया? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। अगला पॉइंट, प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, जो विषय प्रतीक के अधीन होते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया जाता गया था, जो विषय पति के अधीन होते थे। ये इनके प्रशासन की बात हो रही है अशोक के समय में। अगला पॉइंट देखिए, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। समझ में आ गया आपको? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामीक कहलाता था। प्रधान मतलब, ठीक है, क्या था? ग्रामीक। प्रशासन में सबसे छोटा गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। ये मेगास्थनीज ने बताया है अपनी पुस्तिका में। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। इस पॉइंट को भी समझ लीजिए। बिक्री कर के रूप में
मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। अगला देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकार था। ठीक है, क्या था? एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था मेगास्थनीज के अनुसार। अगला देखिए, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ थे। फिर समझ लीजिए, जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। अगला पॉइंट देखिए, प्लाटुकार जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों को पैदल सेना की 3 गुनी अधिक सेना में संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। समझ में आ गया? जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगला देखिए, युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। क्या कहलाता था? नायक। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। ये उनके मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य का प्रशासन के बारे में बात है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति कहलाता था या होता था। अगला पॉइंट देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। कौन करता था? 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी सेना का रख रखाव। अगला पॉइंट देखिए, मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग के महामृत्युंजय सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। तो ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण का कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। क्या कहते थे उसको? संचार कहा जाता था। ये अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। ठीक है, तो 3 पॉइंट आपको गुप्तचर के बारे में यहाँ पे निकल के आ गए। ठीक है, अगला देखिए, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या कहते थे? राजुक। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। आपका कोई भी एग्जाम छूटेगा नहीं। कोशिश पूरी यही है कि सारे क्वेश्चन इसमें ले लिए गए हैं। अगला देखिए, बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अद्वैत मात्रक कहा जाता था। अद्वैत मात्रक कहा जाता था। बिना वर्षा की के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अद्वैत मात्रक कहा जाता था। तो ये पॉइंट भी सवाल में आपको आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी, यूपीएससी, यूपीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर, 5वां है सैनिक, छठा है निरीक्षक और 7वां है सभासद। ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। बस 2-3 पॉइंट और। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। किससे की थी? प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अगला पॉइंट, मौर्य शासन
137 वर्षों तक रहा। कब तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। आपको इस चीज़ को क्लियर होना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, और ये इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शंगु वंश की नींव डाली। समझ में आ गया? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शंगु ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शंगु वंश की नींव डाली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, जो पॉइंट मैंने क्लियर करे हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो सबको फॉरवर्ड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एसाइन कैसे, जिससे कि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियो और आप प्रिपरेशन अच्छी हो, अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।